जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में लंबे समय तक हिस्सा ले चुके सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा से एक कार्यक्रम में एक युवक ने पूछा, मैं सेना में नहीं हूं, लेकिन मैं किस प्रकार से अपने देश की सुरक्षा में सहयोग कर सकता हूं। लेफ्टिनेंट कर्नल सिन्हा ने जो उत्तर दिया उसे हर भारतीय को सुनना और समझना चाहिए। सिंपल बता रहा हूं, मैं देसी बताऊंगा। मैं लर्न टू फाइट। स्मितेश गवाली, एवरीबडी लर्न टू फाइट एंड यू वांट टू हेल्प द आर्म फोर्सेस इन वॉर। I'll tell you now. In 1965, when the war broke, there was a bunch of jokers in UP. When the army was moving out of the cantonment, they dug the road so that they do not reach the borders. Ladies and gentlemen, whenever that happens again, we have enough jokers in our country ready to do that, and they are planning. Are you guys ready to fight them here? Because वो army नहीं लड़ेगी. I'm telling you the battle that you need to fight. Get ready to do that. Get organized and be ready for that, because those jokers are getting organized. And you know what you got to protect? No armed forces and no paramilitary forces can protect. You know what we need to protect? We have about 1.5 lakh kilometers of highways with thousands of bridges in between. We have railway tracks, 1.3 lakh kilometers. We have extra high voltage transmission lines, 1.8 lakh kilometers. We have optical fiber cable network into this ground, which is 36 lakh kilometers. Then all of these can be physically attacked and destroyed at all these places. कोई सेना, कोई paramilitary force नहीं रोक सकती है। ये आपको खड़े होकर रोकना पड़ेगा अगर देश को जरूरत पड़ी। लेफ्टिनेंट कर्नल सिन्हा किन जोकरों की बात कर रहे हैं, ये आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे। कहने की आवश्यकता नहीं। उनमें से एक जोकर की करतूत कुछ समय पहले समाचार वेबसाइट्स पर प्रकाशित भी हुई थी। 1965 के युद्ध में जब रामपुर आर्मी कैंटोनमेंट से भारतीय सेना की बटालियन निकली तो बाहर उन पर भारी पथराव किया गया। रास्ते में सड़कें खुदी हुई थीं ताकि टैंक और तोपें सीमा तक न जा पाएं। उस केस में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां का नाम सामने आया था, जो तब केवल 17 वर्ष का था। बाद में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला गया, फिर नेता बनकर लंबे समय तक विधानसभा और संसद में बैठा। 1965 के युद्ध में हवाई हमलों की आशंका के कारण देश के कई क्षेत्रों में रात के समय ब्लैकआउट की घोषणा की गई थी। लोग रात में बिजली नहीं जलाते थे ताकि दुश्मन के लड़ाकू विमानों को नीचे ना दिखाई दे। सबसे अधिक खतरा प्रयागराज में एयरफोर्स स्टेशन पर था। पुलिस ने कुछ लड़कों को पकड़ा जो रोज आधी रात के बाद छतों पर चढ़कर टॉर्च जलाते थे। आप समझ सकते हैं कि बंटवारे के बाद से ही कैसे गद्दारी का खेल शुरू हो चुका था। देश भर में ऐसी कई घटनाएं हुई थीं, लेकिन युद्ध के माहौल में दबा दी गईं। तब से लेकर आज तक स्थिति और भी बिगड़ चुकी है। वर्ष 2019 में हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय वायुसेना के विमानों को ग्वालियर से भेजना पड़ा था, क्योंकि डर था कि आगरा एयरबेस से विमान उड़े तो पाकिस्तान को पता चल जाएगा। मुंबई समेत देश के सभी महत्वपूर्ण हवाई अड्डों और एयरबेस के आसपास अवैध झुग्गी बस्तियां दिख जाएंगी। जब भी इन्हें हटाने की बात होती है, या तो राजनीति आड़े आ जाती है या अदालत रोक लगा देती हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिस भूमि पर बनभूलपुरा नाम की बस्ती बसाई गई है, वो चीन की सीमा तक जाने वाली सबसे रणनीतिक रेल लाइन के किनारे है। लंबी सुनवाई के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। कहा कि 50,000 लोगों को ऐसे नहीं हटा सकते, उनको घर और जमीन दी जाए। भारतीय कानून अतिक्रमणकारियों को ऐसी कोई छूट नहीं देता। फिर ऐसा निर्णय क्यों सुनाया गया होगा, उसका आप अनुमान लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज भी उस याचिका पर कुंडली मारकर बैठी है। मजहबी आबादी अब धीरे धीरे पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों तक पैर पसार चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने अवैध मजारों और दरगाहों के विरुद्ध बीते वर्षों में
युद्ध स्तर पर कार्रवाई की है, लेकिन न्यायपालिका सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ी है। वर्ष 2018 में गुरुग्राम में सेना के डिपो की दीवार से सटाकर मस्जिद बनाने की घटना आपको याद होगी। शीतला कॉलोनी, जहां 100% हिंदू रहते हैं, वहां रातों रात एक 3 मंजिला मस्जिद बन गई, इस तरह से ताकि सेना के डिपो पर नजर रखी जा सके। हरियाणा में भाजपा सरकार है, इसलिए मस्जिद सील हो गई। सोचिए क्या होता यदि सरकार उनके अनुकूल होती। दिल्ली में सेना भवन के बिल्कुल पास सड़क के बीचों बीच बनी सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने की बात हुई तो हंगामा मच गया। केस हाईकोर्ट में चला गया। विवाद के डर से सरकार को पीछे हटना पड़ गया। श्रीनगर के बादामी बाग कैंटोनमेंट के अंदर ही एक अवैध मजार और मस्जिद बनी हुई है। यह सूची बहुत लंबी है, सबको गिनाकर कोई लाभ नहीं। बस ये तथ्य हमें याद रखना चाहिए कि वर्ष 1971 के मार्च में इंदिरा गांधी ने जब पूर्वी पाकिस्तान पर हमले का निर्णय लिया था, तब भारतीय सेना के प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ ने तैयारी के लिए 6 महीने का समय मांगा था। कहा जाता है कि वे मॉनसून के बाद हमला करना चाहते थे, लेकिन सेना ने पूरे 9 महीने बाद दिसंबर में कार्रवाई आरंभ की थी। हम माने या ना माने, कोई कहे या ना कहे, लेकिन आधा मोर्चा हमेशा से भारतीय सेना के लिए एक चुनौती रहा है। देश भर में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ठिकानों पर अंदर और बाहर से दुश्मन की नजर है। आए दिन हम रेलगाड़ियों को पलटाने के प्रयास देखते रहते हैं। सड़क, पुल, बिजली और इंटरनेट काटना हमेशा उनके टूल किट का हिस्सा रहा है। सरकार और सेना के हाथ सेक्युलरिज्म ने बांध रखे हैं। न्यायपालिका को राष्ट्रीय सुरक्षा से अधिक अपने एजेंडे की चिंता हो सकती है, लेकिन एक सामान्य नागरिक के रूप में हमें स्मरण होना चाहिए कि ये देश हमारा है। यदि हम अपनी आंखें और कान खुले रखें तो युद्ध